नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं पॉलिटी का अगला लेक्चर। पूर्व में हमने पॉलिटी के जो हमारा संविधान था, संविधान के इतिहास के बारे में जाने कि हमारा जो संविधान का विकास किन परिस्थितियों में और कब कब हुआ, उसके बारे में हमने आपसे पूर्व में चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, जो भारतीय संविधान है वो किन परिस्थितियों में कैसे कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से लोग हिस्सा लिए, उन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यद्यपि हमने पूर्व में ही आपसे चर्चा की है कि संविधान क्या है और संविधान किस तरीके के होते हैं, फिर भी जो भी नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए और जो पूर्व से हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके रिवीजन के लिए भी हम बता दें कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। जो भी देश संविधान को मानते हैं, चाहे वह लिखित संविधान हो या अलिखित हो, तो वह उस देश का सर्वोच्च संविधान होता है। जैसे हमारा देश भी संविधान से चलता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि यह जानने योग्य बात है कि संविधान कितने तरीके के होते हैं। तो संविधान दो तरीकों के होते हैं। पहला है कि दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर संविधान, और दूसरा है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर संविधान। पर हम आज पूर्व में हमने चर्चा कर ली है उसके बारे में, पर आज हम केवल चर्चा करेंगे दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर संविधान। तो दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर जो संविधान होता है वह दो तरीके का होता है। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत देश का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है। वहीं अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसमें ब्रिटेन आता है, इसमें संयुक्त राज्य अमीरात आता है, इसमें न्यूजीलैंड आता है, इसमें इजराइल आता है, इसमें कनाडा आता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान को लिखा नहीं गया है, पर हमारे भारत के संविधान को लिखा गया है, अमेरिका के संविधान को लिखा गया है। ऐसे और बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान को लिखा गया है। तो ये हम बात कर रहे हैं दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। और राजनीतिक प्रकृति के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एकात्मक और संघीय, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा संविधान लिखित है इसलिए यहां बताना ये जरूरी हो गया है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि यहां पर कुछ फैक्ट क्लियर कर दें जिससे आपको परीक्षा में उपयोगी साबित हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि दुनिया का पहला संविधान कहां का है, तो पहला संविधान विश्व का अमेरिका का है पहला, या इस दूसरे शब्दों में कहें पुराना, या यूएसए भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया गया कि सबसे नवीनतम या नया संविधान कहां का है, तो आप आसानी से आंसर देंगे नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ये कब बना, तो ये बना 2015 में, एकदम लेटेस्ट संविधान बना है नेपाल का। अगर आपसे पूछ दिया गया कि अमेरिका का संविधान कब बना, तो आप बताएंगे कि 1789 में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान तो हमारा ही है, भारत का ही है। हम लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान
भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जो भी कहना हो। और सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका। इसमें अमेरिका में 7 ही कुल आर्टिकल हैं, इसलिए यह सबसे छोटा संविधान है। और भारत का जो संविधान था, जब संविधान बना था, तो आपको अच्छे से मालूम है कि 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। पर वर्तमान परिस्थितियों में देखें या लोग आप सुने होंगे कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाएगा इसको, केशवानंद भारती केस से, ठीक है। पर आज वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां, 25 भाग और लगभग 471 के आसपास अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका में केवल 7 आर्टिकल हैं, इसलिए सबसे छोटा लिखित संविधान है। पहला संविधान भी अमेरिका का है, 1789 में बना, और सबसे नया संविधान है 2015 में हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। तो यहां तक ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये परीक्षा के दृश्य उपयोगी है, खासकर वनडे एग्जामों में यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब हम देखेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब कब और किन के द्वारा की गई थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कब की गई? तो पहली बार जो संविधान सभा की मांग 1895 में की गई थी। आप सब जानते होंगे किसने मांग की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, या लोकमान्य तिलक ने इसकी मांग की थी। इसकी मांग कहां की थी? तो स्वराज पत्रिका एक आती थी, आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, स्वराज पत्रिका में। इसी को दूसरे शब्दों में बिल भी कह दिया जाता है कि स्वराज बिल में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। इसके बाद किसने मांग की? तो इसके बाद जो मांग हुई 1922 में, किसने मांग की? तो हमारे बापू महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि भी इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बापू की भी उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। राष्ट्रपिता की कहीं भी इनको, हम यहां थोड़ा क्लियर कर दें कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको कहीं भी किसी द्वारा नहीं दी गई थी। एक इलाहाबाद की कोई लड़की है, उन्होंने एक RTI लगाया था भारत सरकार पर, सूचना प्रसारण मंत्रालय में, जहां से ये जानकारी दी गई है कि महात्मा की राष्ट्रपिता की उपाधि कभी भी किसी के द्वारा इनको नहीं दी गई है। तो 1922 में महात्मा गांधी इसकी मांग करते हैं। कहां करते हैं? हरिजन पत्रिका, हरिजन नाम से एक पत्रिका आती थी उसमें, और दूसरी एक पत्रिका आती थी यंग इंडिया। उस पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी 1922 में संविधान सभा की मांग करते हैं। अब आप जानते हैं इसके बाद किसने मांग की? तो 1923 में, 1 वर्ष बाद ही फिर संविधान सभा की मांग की गई। किसने की? स्वराज पार्टी में। स्वराज पार्टी में ही किसने की? तो आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी के महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी के अंदर ही यह मांग की गई। इस पार्टी का विघटन तभी होता है 1923 में, ठीक है। इसके बाद फिर किसने मांग की? इसके बाद मांग की सबसे इंपॉर्टेंट मांग है, ये तो आपके जानकारी के लिए है, या कभी पूछ दिया गया कि फला वर्ष में किसने या इस पत्रिका के माध्यम से किसने संविधान सभा की मांग की, पर सबसे इंपॉर्टेंट मांग हुई 1934 में। किसने की? तो M.N. रॉय।
नाथ रॉय। इन्होंने मांग की। मानवेंद्र नाथ राय कौन है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि मानवेंद्र नाथ राय इंडिया में सीपीआई का आपने नाम सुना है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। आप सभी जानते हो कन्हैया कुमार का नाम तो चर्चाओं में रहता है चुनावी सरगर्मियों पर। कन्हैया कुमार भी सीपीआई में ही जुड़े हुए हैं। आपने एक नाम सुना होगा वृंदा करात का, महिला है, वो भी सीपीआई की लीडर हैं। आपने उनके हस्बैंड का नाम सुना होगा प्रकाश करात का, या आपने सीताराम येचुरी का नाम सुना होगा, वो सब सीपीआई के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। माने वामपंथी नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अब इनके बारे में एक फैक्ट और बता दें कि जब ये पब्लिक डोमेन में मांग करते हैं, पब्लिक के बीच में मांग करते हैं कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए अपनी खुद की, तो इनको अंग्रेज लगते हैं ढूंढने कि इनको पकड़ो और इनको जेल के अंदर करो। तो ये क्या करते हैं, चोरी छुपे मैक्सिको भाग जाते हैं। ठीक है, अमेरिकी कंट्री है, अमेरिकी महाद्वीप की एक देश है मैक्सिको, मैक्सिको भाग जाते हैं और मैक्सिको में भी सीपीआई की स्थापना करते हैं। माने वहां भी एक कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी सीपीआई नहीं कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की वहां भी स्थापना करते हैं। तो मानवेंद्र नाथ राय से इसके पहले खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि पब्लिक डोमेन में पहली बार किसने संविधान सभा की मांग की, तो मानवेंद्र नाथ रॉय या एमएन रॉय ने मांग की। सीपीआई के संस्थापक कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, मानवेंद्र नाथ रॉय ही आपका आंसर होगा। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद भी 1935, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1935 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग, कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग 1935 में अंग्रेजों से की जाती है। अब यहां समझने वाली बात है, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा हम क्लियर कर दें कि बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका में लिखते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी उसके बाद हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया पत्रिका में वो ऐसा अपनी विचार रखते हैं उस पत्रिका के माध्यम से कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए खुद की। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी के ही अंदर इस बात को रखते हैं कि संविधान सभा भारत में होनी चाहिए। एमएन रॉय जो थे वो पब्लिक डोमेन में जाके इस चीज को उठाते हैं कि भारत में अपनी एक स्वायत्त संविधान सभा हो, पर अंग्रेजों से। अब चूंकि आप जानते हैं कि आदमी मांग किससे करता है, डिमांड किससे करता है, जो हमसे बड़ा होता है या सशक्त होता है। आपको 2 रुपए की अगर जरूरत हो सपोज, और आप अभी रोजगार में नहीं है, तो आप अपने पिताजी से मांग करेंगे कि हमको फला चीज लेनी है, पिताजी आप हमको पैसे दे दें, तब तो आपको मिलेगा। तो हम अपने से बड़े या अपने से शक्तिशाली से ही डिमांड करते हैं। तो अंग्रेज उस समय हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो इसलिए कांग्रेस आधिकारिक रूप से मांग करती है किससे, अंग्रेजों से। किसकी, संविधान सभा की 1935 में। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, संविधान सभा की मांगे। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को यह लग सकता है कि 1923 में लूसेंट में दिया हुआ है, अरे भाई 1855 में नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब हैं जैसा कि हमने आपको बताया। कुछ लोग जो दृष्टि की नोट्स या वगैरह पढ़ते होंगे उसमें 1895 मेंशन है, कुछ और भी आप देखे होंगे तो उसमें भी 1922 में मेंशन है। तो इसलिए कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज होना नहीं है आपको, इसीलिए हमने एक एक करके क्लियर कर दिया आपको कि संविधान सभा की मांग कब और कहां और कैसे और किसके द्वारा की गई या इस मांग को रखा गया। अब हम आते हैं अगले पर। 1935 के बाद होता यह है कि 1938 में पंडित नेहरू या पंडित
जवाहरलाल नेहरू कह ले, पंडित नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने डिमांड रखी कि भारत का संविधान जो होगा वह वयस्क मताधिकार के हिसाब से होगा। आप जानते हैं कि आज भी वयस्क मताधिकार ही सिस्टम है कि जो भारत के व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम है अथवा वह 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं तो वह मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। तो पहली बार पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भारत की जो संविधान सभा होगी वो चुनी हुई संविधान सभा होगी, मतलब वयस्क मताधिकार का उपयोग करके संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इस संविधान सभा में किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे वह ब्रिटेन हो और चाहे कोई दूसरा अन्य देश हो, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा इस संविधान सभा में। अब यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इनके कहने पर और मांग होने पर, भले कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक मांग कर ली थी, पर अंग्रेज मानते नहीं है इस चीज को। फिर आप जानते हैं और इतिहास में आप बखूबी पढ़े हुए हैं कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, 1939 से जो 1945 तक चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और जिसमें मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के बीच युद्ध चलता है। आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर दूसरे की शुरुआत की थी और हिटलर ने पूरे ब्रिटेन में बिल्कुल चरस बो दिया था, या यूं कहें कि आधा ब्रिटेन में रायता फैला दिया था, उसमें माने चढ़ाई कर दिया था, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि लगभग वो जीतने की कगार पर था और अंग्रेज इससे बहुत परेशान थे, उनसे जनधन की ढेर सारी हानि हो रही थी और अंग्रेज चाहते थे कि भारत इसमें हमारा सहयोग करे और अगर भारत सहयोग करता है तो हम आगे इसको हम आजाद कर देंगे। इस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो उसी सहयोग के लिए अंग्रेज एक प्रस्ताव लेके आते हैं 1940 में, आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। चूंकि ये अगस्त मंथ में आया था इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव है और ये है क्या कि जो 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी आधिकारिक रूप से, उसको इसी 1940 में मान ली गई थी। आपको बता दें कि अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम अब भी अक्टूबर में जो हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था कि पहली बार किस प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेजों द्वारा 1940 में यह मांग मान ली गई थी। फिर आते हैं, अगला है 1942 में हम आते हैं। 1942 में क्यों आते हैं? क्योंकि आप जानते हैं क्रिप्स प्रस्ताव आता है भारत। क्रिप्स प्रस्ताव आता है भारत, कौन लेके आता है? स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और इसी के नाम पर, इनके नाम पर ही इस प्रस्ताव का नाम पड़ता है क्रिप्स प्रस्ताव, या इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। ठीक है, यह क्यों लेके आया जाता है? हम बता रहे थे आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू है, दूसरा विश्व युद्ध चालू है और अंग्रेजों की हालत बहुत पतली है इस विश्व युद्ध में। चूंकि अमेरिका शुरू में इससे नहीं जुड़ता है, जब जापान पर्ल हार्बर पर हमला करता है उसके बाद ही अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल होता है, उसके पहले शामिल नहीं रहता। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश मित्र राष्ट्र में मिलकर लड़ते रहते हैं, तो इनकी हालत पतली हो जाती है। इस पतली हालत के कारण वो भारत में एक प्रस्ताव लाते हैं और इस प्रस्ताव के माध्यम से वो कहते हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारे पक्ष से युद्ध कीजिए धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध में, तो हम आपको
आपके को आजाद कर देंगे, जल्द ही आजाद कर देंगे। पर उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल। आपने यह खूब नाम सुना होगा चर्चिल का। चर्चिल इसका उलट सोचते थे। वो कहते थे कि भैया हम क्यों आजाद करेंगे, हमारा एक उपनिवेश बना हुआ है। ऐसे अंग्रेजों के कई उपनिवेश थे जहां से वह खूब धन संपदा को इंग्लैंड ले जाते थे और उनका अच्छा सब चल रहा था। पर इस प्रस्ताव में यह लाया गया कि आप अगर हमारा समर्थन करेंगे तो आगे हम आपके देश को आजाद कर देंगे। भारतीय भी वो बिल्ली की तरह थी जो दूध की जली हुई थी और छाछ को भी फूंक फूंक के पी रही थी। तो उस बिल्ली की तरह थी। क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों ने इसी तरह से कहा था कि भैया आप मेरा साथ दे दें, हम आपको आजाद कर देंगे। तो भारतीय इससे भली भांति परिचित थे। ये साले काले चोर हैं, हो सकता है धोखे दे दे, धोखेबाज आदमी हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उसी में महात्मा गांधी ने कहा कि ये आगे के डेट का चेक है जो कभी क्लियर नहीं होगा। गांधी ने कहा इस प्रस्ताव के विरोध में, और जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं यह उस बैंक का चेक है जो अपने पहले ही दिवालिया हो चुका है। तो यह दो गांधी और नेहरू द्वारा कहा जाता है। और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अस्वीकार करती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मूल रूप से भारत में दो ही बड़ी पार्टियां थी उस समय पर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दोनों ही इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, और यह किस प्रस्ताव बैरंग ही वापस लौट जाता है। अब किस प्रस्ताव के बारे में क्वेश्चन आता है कि आपसे अगर पूछ लिया गया कि किस प्रस्ताव कब आया, तो आप आसानी से बताएंगे कि 11 मार्च को ब्रिटेन से चला 1942 और 22 मार्च को 1942 को भारत पहुंचा। डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि 11 मार्च 1942 को इंग्लैंड से चलता है और 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है, और बाद में इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है। यह बैरंग प्रस्ताव वापस लौट जाता है। माने भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। अब होता आगे यह है कि 1945 में द्वितीय वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। दूसरे विश्व युद्ध आप जानते हैं खत्म होने का रीजन ही है कि दुनिया में पहली बार बम गिराए गए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी 5 और 9 अगस्त को, आप भली बात जानते हैं। और अमेरिका यहीं से ही विश्व शक्ति बना। तो 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है या खत्म होता है, तो उसके बाद ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और उस आम चुनाव में चर्चिल हारते हैं और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका यह मानना था, क्योंकि यह उदारवादी नेता थे, इनका यह मानना था कि हम अपने उपनिवेश को खत्म करेंगे और जो भी देश हैं उनको अपने देश को स्वायत्त कर देंगे कि वह अपने देश अपने तरीके से चलाएं। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण यह था कि इस पे और कई देशों का दबाव था कि आप जितने उपनिवेश रखे हुए हैं, चाहे वो उस समय की स्पेन हो, पुर्तगाल हो, डच माने स्विट्जरलैंड हो या कोई भी हो, तो उन सबको दूसरे देशों से यह दबाव था
कि आप अपने उपनिवेश को हटाइए। और दूसरे ये उदारवादी नेता भी थे, तो ये चाहते भी थे कि हम भारत को आजाद करेंगे या दूसरे उपनिवेशों को आजाद करेंगे। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर चर्चिल होते तो वो ऐसा नहीं करते। बाद में, इनके बाद भी फिर चर्चिल प्रधानमंत्री बनते हैं वहां के। खैर वो आगे की बात है, आगे हम चर्चा करेंगे। क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं और आगे पहले तो हम यहां आपको एक जानकारी दे दें कि जैसे हमारे यहां 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही ब्रिटेन में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। इससे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एसएससी वगैरह में, तो इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि वहां भी 2 सदन होते हैं। सर क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। अब वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसको कैबिनेट मिशन और बाकी के आगे की चीजों को आगे के वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।